हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो के द्वारा गुजरात बोर्ड का हिंदी जो कि क्लास 12th का है, इसके गाला पेपर 1 के सॉल्यूशन को करने वाले हैं। ये इसका पार्ट 1 है जिसमें हमने विभाग 1 के प्रश्नों को लिया है। तो आइए इसे हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पंडित आलोपी दिन को किस पर अखंड विश्वास था? लक्ष्मी जी पर, सरस्वती जी पर, अपने आप पर या शिव जी पर? तो इसका सही आंसर होगा लक्ष्मी जी पर। सेकंड है, सोमा बुआ की पड़ोसन का नाम क्या था? किशोरी लाल, रश्मि, राधा या अश्मि? तो इसका सही आंसर होगा राधा। थर्ड है, मैंने इस घर के शहतीर तक ईंटें चढ़ाई है। वाक्य कौन बोलता है? लेखक, माँ, लेखक के छोटे भाई या तीनों सही है? तो इसका आंसर होगा माँ। नेक्स्ट है, रेडियम किस प्रजा से दुखी है? अमेरिकी, नेपाली, भूटानी या भारतवासी? तो इसका सही आंसर होगा भारतवासी। नेक्स्ट है, सुभाष बाबू का जीवन पथ कैसा रहा? संघर्षमय, स्नेहपूर्ण, सुखमय या आरामदेह? तो इसका सही आंसर है संघर्षमय। नेक्स्ट है, एक नेता 28 फरवरी को उदास रहते हैं क्योंकि उनकी शादी हुई थी, उनका जन्मदिन 4 साल में एक बार आता है, उनकी पत्नी की मृत्यु हुई थी या फिर वह उसी दिन बीमार हुए थे? तो इसका सही आंसर होगा उनका जन्मदिन 4 साल में एक बार आता है। नेक्स्ट है, महीनों से मन उदास है क्योंकि नौकरी चली गई थी, स्वजन की मृत्यु हो गई थी, घर में हर रोज झगड़े होते थे या फिर कुछ तबीयत ढीली, कुछ तनाव और टूटने का डर था? तो इसका सही आंसर होगा कुछ तबीयत ढीली और कुछ तनाव और टूटने का डर था। नेक्स्ट है, पंडित आलोपी दिन ने बंशीधर को जायदाद का डैश नियुक्त किया? उत्तराधिकारी, मालिक, स्थायी मैनेजर या तीनों गलत है? तो इसका सही आंसर होगा स्थायी मैनेजर। नेक्स्ट है, रचना के साथ योग्य पात्र का जोड़ा मिलाकर लिखिए। फर्स्ट है अकेली। अकेली किससे संबंधित है यहाँ पे? सन्यासी जी महाराज। नेक्स्ट है घर। घर किससे संबंधित है? छोटा भाई, क्योंकि वंशीधर जो है वो नमक का दारोगा चैप्टर से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियम कहाँ रहना नहीं चाहता था? ये एक वाक्य वाले प्रश्नोत्तर है और ये चारों करने हैं। रेडियम कहाँ रहना नहीं चाहता था? तो रेडियम पृथ्वी के ऊपरी भाग पर रहना नहीं चाहता था। नेक्स्ट है, सुभाष बाबू युद्ध को क्या समझते थे? तो सुभाष बाबू भारत के आज़ादी के लिए युद्ध का उपयोग करने के लिए निश्चिंत थे। वे युद्ध को प्रभु द्वारा प्राप्त स्वर्ण संधि समझते थे। नेक्स्ट है, बुजुर्ग मित्र ने लेखक से क्या कहा? तो बुजुर्ग मित्र ने लेखक से कहा कि उन्हें याद है उनका जन्मदिन, वे बड़े ठाठ से मनाएंगे, इसलिए वो कहीं बाहर न जाए। कुर्सी पर पड़े पड़े सोचते सोचते कितने बज गए? तो कुर्सी पर पड़े पड़े सोचते सोचते 4 बजने को आए थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखना है। तो 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, 5 में से किन्हीं 3 का ही उत्तर आपको लिखना है। कोई भी 3, इसमें जो भी आंसर आपको अच्छे से आए वो 3 ही आपको लिखना है। जिसमें इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है, वंशीधर रात को जमुना नदी पर क्यों गए? तो वंशीधर का ऑफिस जो है वो जमुना नदी से 1 मील की दूरी पर था। रात में वंशीधर सो रहे थे। नदी पर गाड़ियों की जब उन्होंने गड़गड़ाहट और मल्लाहों का कोलाहल सुना तो वो उठ खड़े हुए। उन्हें लगा कि इतनी रात में गाड़ियाँ क्यों नदी के पार जा रही हैं। उनको शक हुआ, अवश्य कुछ ना कुछ गोलमाल है। सच्चाई जानने के लिए रात को वंशीधर जो है वो नदी पर पहुंच गए, क्योंकि उनको डाउट था, संदेह था कि कुछ ना कुछ तो
गड़बड़ है और इसी गड़बड़ को जानने के लिए वो जमुना नदी पर गए। नेक्स्ट है सोमा बुआ पड़ोस वालों के घर कैसे प्रसंग पर पहुंच जाती थी, वहाँ क्या करती थी। तो सोमा बुआ जो है वो पड़ोस वालों के घर मुंडन, छठी, जनेऊ अथवा शादी या गमी के अवसर पर पहुंच जाया करती थी। वहाँ पहुंचकर वे छाती फाड़कर काम करती थी, मतलब बहुत काम करती थी। उन्हें काम करते देखकर ऐसा लगता था जैसे वे दूसरों के घर में नहीं बल्कि अपने ही घर में काम कर रही हो। वो इतना दिल लगाकर, मन लगाकर वहाँ पे काम किया करती थी। नेक्स्ट है लेखक ने पुराना घर बेचने का विचार क्यों किया। तो लेखक ने पुराना घर बेचने का विचार इसलिए किया क्योंकि वो लोग स्थायी रूप से शहर में रहने लगे थे। मोहल्ले के पुराने पड़ोसी भी शहर में रहने लगे थे और उनमें से अधिकतर लोगों ने अपने अपने घर भी बेच दिए थे। अब गांव में उनका कोई रहा ही नहीं था, इसलिए उस घर को रखने का अब कोई लेखक को आकर्षण ही नहीं था। इसीलिए वो सोचते थे कि पुराना घर बेच देना ही सही है, क्योंकि वो ऐसे ही रखे रखे पड़े पड़े वो जर्जरित होता जा रहा है। इससे अच्छा उसे हमें बेच देना चाहिए, ऐसा लेखक ने सोचा। नेक्स्ट है पारस पत्थर की विशेषता क्या है। तो पारस पत्थर एक प्रसिद्ध पत्थर है। पारस पत्थर अपने स्पर्श से लोहे को सोने में और जस्ते को चांदी में बदल देता है, परिवर्तित कर देता है। ये उसकी क्वालिटी है कि वो लोहे को सोने में और जस्ते को चांदी में बदल देता है। नेक्स्ट प्रश्न है सुभाष बाबू ने अपनी दृढ़ता को किस चादर से नहीं ढका। तो सुभाष बाबू ने अपनी दृढ़ता को अवसरवादिता की चादर से नहीं ढका। सुभाष बाबू बहुत ही दृढ़ विचार वाले थे, बहुत ही पक्के इरादे वाले थे। तो उन्होंने अपने विचारों को कभी भी, अपनी दृढ़ता को अवसरवादिता की चादर से नहीं ढका। वो बहुत ही अपने देश के प्रति समर्पित थे और किसी भी तरीके से अपने देश को अंग्रेज़ों से आज़ादी दिलाने के लिए उन्होंने भरसक प्रयास भी किया था। तो इसीलिए सुभाष बाबू ने अपनी दृढ़ता की चादर को अवसरवादिता की चादर से नहीं ढका। नेक्स्ट है निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर 7-8 वाक्यों में लिखिए। इन दोनों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर ही आपको लिखना है, जिसमें पहला है जन्मदिन के बारे में लेखक के विचार स्पष्ट कीजिए। तो लेखक के अनुसार जन्मदिन मनाना और अभिनंदन करना पाश्चात्य अंधानुकरण का एक नमूना है। ये पुरानी परंपरा है। वे कहते हैं कि जिस तरीके से अभी के लोग जन्मदिन मनाते हैं वो अभी के दौर के द्वारा ही किया जा रहा है, पहले इस तरीके से इतना नहीं होता था। वे कहते हैं कि जन्मदिन की अगर असल में किसी को बधाई देनी हो तो उन लोगों को देनी चाहिए जो लोग झोपड़ों में रहते हैं, जिनको कोई सुविधा नहीं मिलती है, वो सुविधाओं से भी वंचित रहते हैं और जिन्हें भर पेट खाना भी नहीं मिलता है। वे लोग रोज़ मरने को होते हैं पर मौत को भी जीत लेते हैं। तो ऐसे लोगों को हमें जन्मदिन की बधाई देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो 1 साल और खींच ले जाते हैं, मरते नहीं हैं। ऐसी परिस्थिति में भी जन्मदिन की बधाई उन्हें देनी चाहिए। कहीं कहीं तो जन्मदिन का अभिनंदन करना एक धंधा भी बन गया है। पैसा जमा होता है और खाया जाता है। ऐसे जन्मदिन अभिनंदन का कोई अर्थ नहीं है। ऐसा लेखक कहते हैं कि ऐसे जन्मदिन का क्या ही मतलब है। अगर असल में किसी को जन्मदिन की बधाई देनी है तो उन लोगों को दो जो अपने मौत को जीत लेते हैं और 1 साल और निकालते हैं।
जो सुविधाओं से वंचित है, तो ऐसे लोगों को हमें जन्मदिन की बधाई देनी चाहिए जो झोपड़ों में रहते हैं। नेक्स्ट है सोमा बुआ का पात्र परिचय लिखिए। तो सोमा बुआ बड़ी जीवंत महिला थी। वो अपना जीवन पास पड़ोस वाले के भरोसे बिताती थी, क्योंकि उनका जवान पुत्र उसकी मृत्यु हो गई थी और उसकी मृत्यु का सदमा सन्यासी जी को ऐसा लगा कि वो घर बार छोड़कर तीर्थवासी हो गए। पर सोमा बुआ ने किसी तरह वो दुख तो झेल लिया। 20 वर्ष से वह अकेलेपन का मानसिक कष्ट भोग रही थी। अकेलेपन ही कि इस असहनीय पीड़ा को वे आस पड़ोस या आसपास रहने वाले लोगों की खुशी अथवा गमी के आयोजनों में बिना बुलाए प्रेम पूर्वक वहाँ चली जाती, शामिल हो जाती। केवल शामिल ही नहीं होती, इस प्रकार जी तोड़ मेहनत करती जैसे वह उन्हीं के घर का आयोजन हो। वो पूरी तरीके से अपने आप को पड़ोसियों के भरोसे उनका जीवन वो बिताती थी। जैसे वह ऐसे काम करती कि जैसे वो उनका खुद का ही घर हो, दूसरे के घर जाकर। कई बार तो सोमा बुआ की कुशलता के कारण ही पड़ोसियों के घर होने वाले आयोजन सफल भी होते थे और आयोजकों की भद्द होने से बच जाती थी। तो आयोजक उनका आभार मानते थे कि उनकी भद्द बेइज्जती होने से बच गई, और सोमा बुआ को भी अपनी प्रशंसा सुनकर बहुत अच्छा लगता था। दूर के रिश्तेदारों से भी संबंध बनाए रखने में सोमा बुआ का हौसला देखते ही बनता था, परंतु रिश्तेदारों की बेरुखी उनके हौसले को पस्त कर देती थी। सचमुच सोमा बुआ एक दयनीय पात्र है। तो इस प्रकार से इसका पार्ट 1 यही समाप्त होता है। उम्मीद है आपको ये सारे प्रश्नों के उत्तर समझ में आए होंगे। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।